नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो एजुकेशन कमीशन की जो मैं सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो उसमें जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 पार्ट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपलसरी है आपकी प्रेपरेशन में, उनको आप देख लीजिएगा। अच्छी खासी नॉलेज बेस आपका तैयार हो जाएगा। जो 20 मार्क्स का जो आपका कमीशन वाला जो सेक्शन रहता है, उसके लिए आपको एक अच्छा नॉलेज बेस वहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द कमीशंस या फिर जो रेस्ट ऑफ द स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो रह चुकी है हमारी, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि ये वाला जो पीडीएफ आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये यदि ये आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसमें आपको ये वाला पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीडीएफ में जो दिखा है उसको समझना। ठीक है, रेदर देन गोइंग टू द पीडीएफ, यदि आप समझने पे थोड़ा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो ये टेक्स्ट है आपका, बेशक इंग्लिश में ये टेक्स्ट है, लेकिन इक्वली रेलेवेंट है हिंदी वाले मीडियम के लिए भी। तो क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके भी बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं बताने की, बाय लैंग्वेज इस सेशन को चलाने की। ठीक है, तो इसके अलावा एजुकेशन कमीशन के अलावा भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल में सॉल्व किया है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मैथमेटिक्स के हर एक मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ डील किया हुआ है। सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया हमने। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका भी मैंने जैसे कि उसकी भी आप वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी 15 से 22 तक के आपके हुए हैं, उनको अच्छे से डिटेल्ड वे में कवर किया है, जो कि बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, आगे की बात करते हैं इस वीडियो की। तो सर्व शिक्षा अभियान हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में शुरू किया। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो इस सर्व शिक्षा जो अभियान था, क्या क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जिसके लिए फंड कहाँ से आता है? हमारे पास सेंटर से फंड आता है हमारे पास। ठीक है, तो इस जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसने क्या किया, इससे पहले एक और प्रोग्राम चलाया जाता था। ठीक है, जिससे हम कहते थे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी। ठीक है, डीपीईपी। देखिए, जो एब्रीवेशन है इनको ये जो अच्छे से याद कर लेना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन एब्रीवेशन से कई बार पूछ लेता है आपसे। ठीक है, या ये फुल फॉर्म पूछ लेता है बहुत बार, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। तो डीपीपी क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया 2001 में। ठीक है, तो ये जो उसके बदले लाया गया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का क्या टारगेट था? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इनका टारगेट था। ठीक है, सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड करना, ये इनका टारगेट था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो इसी कड़ी में इन्होंने क्या किया, द प्रोग्राम गॉट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002। देखिए, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, जो 2002 में हुआ था। 2002 का जो संविधान संशोधन था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने क्या किया था? एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया था। आर्टिकल 21A ये क्या है? ये क्या था आर्टिकल 21A? ये क्या करता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है कि भाई जो भी बच्चा 6 से लेकर 14 साल का जो भी बच्चा है, उनको क्या प्रोवाइड कराना है? हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। अब देखिए, इससे पहले के भी जितने देखे होंगे आपने, उसमें भी बात आई है, इनकी बात हमने की कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, रिकमेंडेशंस थी। अभी क्या था, कुछ सरकार यदि चाहे तो वो इसको इंप्लीमेंट करे, कुछ चाहे नहीं करे। लेकिन जैसे ही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया, तो उसने क्या किया? आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको क्या बना दिया गया? एक फंडामेंटल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट बना दिया गया इसको। ठीक है, फंडामेंटल। अब देखिए, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट्स अब क्या कर दिया गया? इसका मतलब ये हुआ कि अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग कर दिया गया कि अब आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करवानी ही करवानी है। अब आप ये बहाना नहीं मार सकते हैं भाई कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, या हम नहीं कर सकते, या यहाँ पे जियोग्राफी हमारे को अलाउ नहीं करती है यहाँ की पर्टिकुलर रीजन की। ठीक है, तो अब ये बहाने नहीं चलने थे। अब क्या था? अब बड़ा ही कंपल्सरी हो चुका था कि आपको प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। ठीक है, यदि मान लो कोई बच्चा है जिसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिल रही है 6 से 14 साल के उम्र के बीच में, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट था, तो इसके तहत हम क्या कर सकते थे? कोर्ट में जा सकते थे कि हमारे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिली है। इससे पहले क्या था? इससे पहले हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। हालांकि गवर्नमेंट
के ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी जाए। लेकिन अभी क्या थे, यदि प्रोवाइड वो नहीं करवा पा रही है तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट बन चुका था तो अब हम कहाँ मूव कर सकते हैं, कोर्ट में। तो ये क्या तो ये सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया है, इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली हम 2002 में, जब ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया तो सर्व शिक्षा अभियान को क्या मिला, और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, सर्व शिक्षा अभियान के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑल चिल्ड्रन शुड आइदर बी इन स्कूल और इन एजुकेशनल गारंटी सेंटर ऑफ एन अल्टरनेट स्कूल और बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003। इसका मतलब ये था कि सभी स्कूल बच्चे जो भी इस एज क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं उनको इस एज के अंदर सिर्फ स्कूलों में ही मिलने चाहिए, वो स्कूलों के अलावा ऐसे नहीं वो घर में नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट था, कंपल्सरी कर दिया गया था एजुकेशन को। ठीक है, या तो वो स्कूल में होंगे या फिर एजुकेशन गारंटी सेंटर जो सरकार ने खोले थे उस समय, या उनमें होंगे, या फिर बैक टू स्कूल कैंप जो उस 2000 से 2003-4-5 के दौरान चलाया जा रहा था, उसमें उन स्टूडेंट का होना कंपल्सरी था। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एप्रोप्रिएट एज विल फुलफिल 5 इयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007। मैंने क्या कहा था कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव था सर्व शिक्षा अभियान का, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इन अ टाइम बाउंड मैनर। इन अ टाइम बाउंड मैनर का मतलब जो बच्चे थे 6 से 14 साल के बच्चे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो स्पेसिफाइड टाइम क्या था उनका ये टारगेट था कि 2007 तक हमने क्या करना है कि जितने भी बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन देनी है, और 2010 तक क्या करना है हमने उनको एप्रोप्रिएट फुल 8 ईयर की एलिमेंट्री एजुकेशन दे देनी है। ठीक है, 8 ईयर मतलब 8 तक सब पढ़े होने चाहिए 2010 तक, और 2007 तक जितने भी बच्चे हैं हमारे कंट्री में हैं उन्होंने एटलीस्ट 5th की होनी चाहिए। ये इनका एक टाइम बाउंड टारगेट था। लेकिन इस टारगेट को, क्योंकि 2010 इनका टारगेट था कि जितने भी बच्चे कंट्री में हैं वो सभी 8वीं तक कम से कम पढ़े हों, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इनडेफिनेट पीरियड तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब टाइम बाउंड मैनर जो वाले क्लॉज था, इसको क्लॉज को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस, अगले ऑब्जेक्टिव की। फोकस is on the elementary education of satisfactory quality which will be considered to be beneficial for life। ठीक है, क्या एजुकेशन, कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, जो कि लाइफ लॉन्ग बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। और क्या करना, और क्या एक और टारगेट था इसका बहुत इंपॉर्टेंट, टू ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल गैप्स एट प्राइमरी स्टेजेस बाय 2007। ठीक है, जो भी सोशल गैप्स थे, ठीक है, सोशल गैप्स और जो हमारे जेंडर गैप्स थे, या किसी को हम ये बोल के स्कूल नहीं भेजते थे कि ये बच्ची है। देखिए, मैंने कहा था आपको कि 6 से 14 साल के बच्चे, इनमें मेल भी आती है और फीमेल भी आती है। तो जितने भी सोशल जो हमारे गैप्स थे या फिर जो जेंडर गैप्स थे, उनको फिल करना भी इस पॉलिसी का एक टारगेट था। ठीक है, हैव यूनिवर्सल रिटेंशन इन स्कूल बोथ एट प्राइमरी एंड एलिमेंट्री बाय 2010। यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब ये था कि बहुत से बच्चे क्या कर जाते थे, स्कूल को छोड़ जाते थे। यदि वो एक बार ज्वाइन भी कर ले तो भी क्या कर देते थे, वो छोड़ देते थे। लेकिन इसका टारगेट ये था यूनिवर्सल रिटेंशन, मतलब वो बच्चे छोड़ के ना जाएं स्कूलों को 2010 तक, जो इनरोल वहां पे हो रहे हैं वो आगे भी पढ़ें। ये भी इसका एक टारगेट था। तो सर्व शिक्षा अभियान का आपने अच्छे से देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पढ़े भारत बड़े भारत की। ये स्कीम 2014 की थी, पढ़े भारत बड़े भारत। ठीक है, ये क्या था, नेशन वाइड था, सब प्रोग्राम किसका, सर्व शिक्षा अभियान का एक सब प्रोग्राम था ये। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का ही एक सब प्रोग्राम था। ये डिजाइन किया गया था किसके लिए, इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग राइटिंग एंड अर्ली मैथमेटिक्स। किसके लिए डिजाइन किया गया था। देखिए, दो इसके मेन ट्विन अप्रोच पे ही चल रहा था। दो अप्रोच लेके चल रहा था ये। पहला क्या अप्रोच थी इसकी, इंप्रूव करना था किसको, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को। अर्ली राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ERWC का क्या मतलब होता है, अर्ली राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसका एक टारगेट था कि आपको छोटी एज में लिखना आना चाहिए अच्छे से, और कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और अर्ली मैथमेटिक्स इसका मेन। ये दो इसके कोर टारगेट्स थे, ये दो इसके कोर टारगेट्स थे। और आपको ये पता ही है कि पढ़े भारत बड़े भारत क्या था, एक सब प्रोग्राम था किसका, सर्व शिक्षा अभियान का सब प्रोग्राम था। ठीक है, 2014 में आया था। इसके बाद हम बात करते हैं शगुन पोर्टल की। जो शगुन पोर्टल है, ठीक है, ये शगुन पोर्टल कब का है भाई, वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया, जनवरी 2017 में लाया गया इसको। ठीक है, डेडिकेटेड वेब पोर्टल शगुन फॉर किसके लिए, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, क्या था इसका टारगेट, क्या था शगुन पोर्टल का, जो सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, जो हम मैंने क्या कहा था कि 2010 तक इसका टारगेट था किसका, यूनिवर्सल
एलिमेंट्री एजुकेशन का टारगेट 2010 तक था यूईई का, जिसको बाद में बढ़ा दिया गया था इंडेफिनेट पीरियड के लिए, डेफिनेट पीरियड के लिए, जो उसको बाद में बढ़ा दिया गया था। क्योंकि इसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया था, तो 2010 के बाद सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या कितना चेंजेस वो ग्राउंड लेवल पे ला पाया है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स रहे हैं और क्या क्या इसमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करने की मॉनिटर करने की जिम्मेवारी किसकी थी? शगुन पोर्टल की। तो इसको मॉनिटर करने के लिए ये शगुन पोर्टल डेवलप कर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की और वर्ल्ड बैंक ने दोनों ने कोलैबोरेशन में क्या किया था? इस पोर्टल को डेवलप किया था। अब जो ये शगुन पोर्टल है, किस दो शब्दों से मिलकर बना है? शाला और गुण। शाला का मतलब होता है स्कूल और गुण का मतलब होता है गुणवत्ता, मतलब स्कूलों की गुणवत्ता को मेजर करना, ये इसका पोर्टल का मोटो था शगुन का। ठीक है, शगुन पोर्टल वाज डेवलप्ड विद ट्विन ट्रैक अप्रोच के ऊपर इसको डेवलप किया गया था। पहला काम था इसका सर्व शिक्षा अभियान जो था उसको मॉनिटर करना, और दूसरा कि कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए बच्चों को। ट्विन ट्रैक अप्रोच मतलब एक तो पहली बात तो सर्व शिक्षा अभियान को, ठीक है, करना क्या? मॉनिटर करना सर्व शिक्षा अभियान को, और दूसरा क्या था? क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन की क्वालिटी, इसके ऊपर रिकमेंड करना कि कैसी होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। ये ट्विन ट्रैक अप्रोच थी किसकी? शगुन पोर्टल की। ठीक है, शगुन विल हेल्प इन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी। अब देखिए, जो ये प्रोग्रेस थी, ये जो जितनी भी प्रोग्रेस सर्व शिक्षा अभियान में की गई है, ये किस में? कुछ एक पैरामीटर्स को डिसाइड किया गया था कि इन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सर्व शिक्षा अभियान की जो भी असेसमेंट है वो की जाएगी। ठीक है, इट विल कलेक्ट द रिपोर्ट data to enable the government and administrator to track the efficiency with which SSA funds are being utilized and results are being delivered। तो इससे क्या करना था? डाटा को कलेक्ट करना था। डाटा को कलेक्ट करके फिर उन डाटा के हिसाब से क्या किया जाना था? उन डाटा को एनालाइज करने के बाद सर्व शिक्षा अभियान को फंडिंग कर दी जानी थी वही। ठीक है, उनके बेसिस पे उसको फंड एलोकेट किए जाने थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वन ऑफ द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन। ठीक है, ये क्या है भाई? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इससे पहले भी पब्लिश किए गए 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में। अब देखिए, अभी का भी एक बार चेक करना आपने इंटरनेट पे, जो भी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है तो इसके साथ एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी होगा। ठीक है, लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है और इसके क्या क्या टारगेट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप एक बार जरूर सर्च करना। ठीक है, तो इसका क्या था? एजुकेशनल और 2005 में क्या किया गया था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था ये 2005 वाला, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया? ये NCERT के द्वारा पब्लिश किया गया। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहली बात तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? NCERT के द्वारा पब्लिश किया जाता है भाई। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 असेसिंग स्पेशल रोल असाइंड स्पेशल रोल टू NCERT इन इम्पार्टिंग द प्रमोटिंग NCF। अब देखियो, जो 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसने क्या किया था? एक रोल असाइन किया था। किसको? NCERT को। NCERT को एक रोल असाइन किया गया था, क्या करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए। किसको प्रिपेयर करने के लिए? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करने का रोल किसको दिया था? 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में NCERT को दिया गया था। ठीक है, तो इसी के तहत क्या हुआ? एक यशपाल कमेटी थी। ठीक है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई 1993 में। यशपाल कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की करिकुलम को लेकर कि स्कूल में किस तरह का करिकुलम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उस जो रिपोर्ट जो थी उसका नाम क्या रखा गया? उस रिपोर्ट को, यशपाल कमेटी की उस रिपोर्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग विदाउट बर्डन किसकी रिपोर्ट थी? यशपाल कमेटी की ये रिपोर्ट थी। ठीक है, उसमें क्या किया गया? ऑब्जर्व्स दैट लर्निंग हैज बिकम अ सोर्स ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। क्या उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उस रिपोर्ट में कि ये एक स्ट्रेस बन चुका है भाई। पढ़ाई क्या है? एक स्ट्रेस है, बच्चों के लिए भी एक स्ट्रेस है और पेरेंट्स के लिए भी एक स्ट्रेस की तरह बन चुका है ये। ठीक है, अब ये कमेटी की रिपोर्ट थी। ठीक है, कंसीडरिंग दीज ऑब्जर्वेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ NCERT डिसाइडेड
at its meeting on July 14, 2004 to revise the national curriculum framework. अब देखिए, तो इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए 2004 में क्या किया गया भाई, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेटअप करने को, एक नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को सेटअप करने को कहा। किसने? एनसीईआरटी ने डिसाइड किया कि एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ वाज इनिशिएटेड इन नवंबर 2004 में इसको डेवलप करने का इनिशिएट किया गया। इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए इनिशिएट किया गया बाय सेटिंग अप वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी चेयर्ड बाय प्रोफेसर यशपाल एंड 21 नेशनल फोकस ग्रुप ऑफ थीम्स ऑफ करिकुलर एरिया, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल कंसर्न्स। अब देखिए इसमें क्या किया गया, एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या है? जो निगरानी रखेगी चीज़ों के ऊपर कि क्या क्या हो रहा है। तो इस पूरी की पूरी जो फ्रेमवर्क बन रहा है, ठीक है, उस पूरी फ्रेमवर्क के ऊपर निगरानी रखने का काम किसको दिया गया? एक कमेटी को, स्टीयरिंग कमेटी को दिया गया, जिसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ये प्रोफेसर यशपाल वही थे जिन्होंने 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन वाली जो रिपोर्ट पब्लिश की थी। ठीक है, और भी इसमें क्या किया गया? नेशनल फोकस ग्रुप रखे गए, थीम्स, डिफरेंट थीम्स की किस करिकुलर थीम्स, अलग अलग कौन कौन सी करिकुलर थीम्स थी, बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें इंक्लूड कर दी गई। ठीक है, वाइड रेंजिंग डेलिब्रेशन एंड इनपुट्स फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज इन्वॉल्विंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टेक होल्डर हेल्प इन शेपिंग द एनसीएफ। देखिए बहुत सारी जगहों से इनपुट्स लिए गए ताकि हमारे जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो बन पाए। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का था, वो 22 लैंग्वेज में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया, जो शेड्यूल 8 की लैंग्वेज। शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बारे में बात करता है भाई। उसमें कितनी लैंग्वेज आती है? 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, उन सभी की सभी लैंग्वेज में क्या किया गया? एनसीएफ को ट्रांसलेट करके रखा गया। ट्रांसलेटेड जो वर्जन था, ठीक है, widely disseminated and consultations with stakeholder at district and block level helped in developing the final draft। तो फिर क्या किया गया? जब और उसको वेरियस एजेंसीज तक पहुंचाया गया और उनसे सजेशंस मांगे गए, और सबसे लास्ट में जाकर के क्या किया गया? उस ड्राफ्ट को, फाइनल ड्राफ्ट को क्या किया गया? तैयार किया गया। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन इन सितंबर 2005 द्वारा। ठीक है, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या किया गया? अप्रूव किया एनसीएफ को 2005 में। अब देखिए नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क होता है उसको कौन अप्रूव करता है भाई? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन करता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, एनसीएफ का मेन फोकस एरिया क्या था? उन्होंने, जैसे मैंने बोला था, कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों के ऊपर बर्डन, लर्निंग एक बर्डन नहीं होनी चाहिए बच्चों के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अलावा भी क्या करना चाहिए हमें भाई? कहीं और अदर फील्ड्स पे भी हमें फोकस करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंस बन सके, और डिग्निटी उनके अंदर एक डेवलप हो सके। ठीक है, सेंस ऑफ नॉन वायलेंस उनके अंदर आए, एंड वननेस अक्रॉस द सोसाइटी आए। इस तरह से हमें क्या करना है? अपने करिकुलम को इस तरह से डेवलप करना है। टू डेवलप ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड प्रमोट यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 14। ठीक है, क्या करना है? हमें प्रमोट करना है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट को प्रमोट करना है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड हमें अप्रोच रखनी है। जो भी करिकुलम है उसमें किस तरह की अप्रोच रखी गई? चाइल्ड सेंटर्ड। पहले टीचर सेंटर्ड से शिफ्ट कर दिया गया चाइल्ड को, मतलब बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ की जाए। ठीक है, इस तरह से हमें नया करिकुलम फ्रेमवर्क इस तरह से डिज़ाइन किया जाना था। ठीक है, टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ वननेस, डेमोक्रेसी, यूनिटी इन द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़, वननेस की मतलब एकता की भावना, डेमोक्रेसी की भावना, ठीक है, और यूनिटी की भावना को बढ़ाया जा सके बच्चों के अंदर। इस तरह से हमें क्या करना है भाई? नए करिकुलम को डेवलप करना है। ठीक है, अब जैसे कि, तो जो जेपी नायक हैज डिस्क्राइब्ड इक्वालिटी क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन एजुकेशन के, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन एजुकेशन के। ठीक है, इंडियन एजुकेशन के ट्रायंगल किसको कहा जेपी नायक ने? इक्वालिटी को, क्वालिटी को एंड क्वांटिटी को क्या कहा? ट्रायंगल ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा। विद रिस्पेक्ट टू सोशल कॉन्टेक्स्ट एनसीएफ हैज मेजर्ड दैट द इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। इसका मतलब ये है कि भाई जो 2005 का जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये सबके लिए एक जैसा रहेगा। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी ग्रुप के साथ, किसी रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम RMS बोलते हैं। 2009 में ये स्कीम को लाया गया, ठीक है। ये भी क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय, जिसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सेंटर ने किसको दी, स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटीज को दी, ठीक है। द फंड शेयरिंग पैटर्न जो था इस स्कीम में क्या कितना रखा गया, 75:25 का, मतलब 75:25 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसमें 75% जो खर्चा आना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 25% कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। ये किसके लिए था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। देखिए इंडिया में क्या है, एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो जितने अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, असम वगैरह वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसमें जो शेयरिंग वाला रेशो रहेगा वो अलग रहना था। उसमें 90:10 का रेशो रहना था। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% क्या करेगी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसका क्या टारगेट था, इसका टारगेट ये था जो अचीव करना था इनरोलमेंट रेट को 75% अचीव करना। इनरोलमेंट रेट को जो उस समय कितना चल रहा था, 52.26% चल रहा था, कि किस पे, सेकेंडरी स्टेज के ऊपर, ठीक है। ओके, इसके बाद और क्या क्या था स्कीम में, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या था स्कीम में, और द अदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, और क्या टारगेट थे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है। और मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल कंफर्म टू प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, रिमूविंग जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर। अब देखिए जो जितने भी सेकेंडरी स्कूल है उसमें क्या करना, किसी भी उनको इस तरह से बनाना कि वो हर एक के लिए एसेसिबल हो। वो चाहे आपका फिजिकली डिसेबल है, चाहे जिस तरह की डिसेबिलिटी उसके पास है, उनके लिए भी वो स्कूल क्या हो, अप्रोचेबल वो स्कूल हो, इस तरह से डेवलप करना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की, जिसको हम कहते हैं रूसा। 2013 में लाया गया रूसा को। रूसा इज ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। एम टू प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाता है, फंडिंग प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फंडिंग का क्या रेशो होता है, 60:10। देखिए इस फंडिंग का जो रेशो है ना, फंडिंग का रेशो भी आपने क्या रखना है, याद रखना है, पर्टिकुलर स्कीम में किस तरह का फंडिंग का। तो पूछ सकते हैं कि रूसा में कितना का फंडिंग थी, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में RMSA में क्या है भाई, नॉन ईस्टर्न वालों को कितना है, ठीक है, और ईस्टर्न वालों को कितना का, किस तरह से फंडिंग की शेयरिंग की जाती है। ओके, इसके बाद मैं बात करूं, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए किस तरह की फंडिंग, 60:40 की फंडिंग थी, और जो स्टेट स्पेशल कैटेगरी की जो स्टेट्स थे उनमें 90:10 वाली जो फंडिंग वाला पैटर्न चलना था। और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और इनका क्या काम था, रूसा का क्या काम, क्या था इस रूसा का, क्या एम था इस रूसा का। RUSA aims to provide equal development to all higher institution and rectify होगा यहाँ पे ना, तो दिख नहीं रहा ढंग से, rectify weaknesses in the higher education system, ठीक है। क्या करना, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन करना, और उनमें क्या करना, जो रेक्टिफाई वीकनेस को रेक्टिफाई करना। इट टारगेट्स अचीविंग टू रेज, देखो इसमें इसका और एक टारगेट था, ये इंपॉर्टेंट टारगेट है। इसका क्या टारगेट था इसका, to achieve the its target achievement is to raise the gross enrollment at the ratio 32%। मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में है, ठीक है, हायर एजुकेशन में जितने बच्चे जाते हैं उनकी एनरोलमेंट को क्या करना, 32% करना, ठीक है। 2017 तक आते आते, 2013 में आई थी स्कीम, 2017 तक आते आते इसको 32% करना, जो ग्रॉस एनरोलमेंट थी हायर एजुकेशन में। ये भी क्या था, इसका एक मेजर टारगेट था, ठीक है। तो इस तरह से ये हाई, मतलब रूसा मोटा मोटा आपने याद रखना है कि जो रूसा था ना, रूसा वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। 32% इसने क्या करना था, 2017 तक आते आते 32% करना था, किसको, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, मतलब कितने बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उसको करना। और इसकी फंडिंग का किस तरह की पैटर्न था वो आपने देख लिया। और इसको क्या कर, हायर एजुकेशन को किस तरह से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, किस तरह से ज़्यादा और बेटर किया जाए, ये सारी चीज़ें किसके अंडर, ये सारा काम, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, रूसा वाली स्कीम के अंडर आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एक बार गो थ्रू हो सकते हो, इसमें मोटी मोटी यही जानकारी दी गई है, ठीक है। ये सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, इसके बाद मैं बात करूंगा NCERT की, थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। NCERT की बात करूंगा, नेशनल काउंसिल
ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की एनसीईआरटी की कब सेटअप की गई? 1 सितंबर 1961 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट 1 सितंबर 1961। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि एनसीईआरटी कब स्टैब्लिश हुआ? 1961 में। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया गया। क्या काम है, किस लिए एस्टेब्लिश किया था? टू असिस्ट एंड एडवाइस। देखिए ये वाला क्या काम है इसका, टू असिस्ट एंड एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना थ्रू स्टेट, ठीक है, थ्रू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसके द्वारा? स्टेट को जो गाइड करे, असिस्ट किसके थ्रू करेगी? एससीईआरटी स्टेट के अंदर होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी। और नेशनल लेवल पे क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी। ठीक है, तो एससीईआरटी के थ्रू स्टेट्स को असिस्ट करना और एनसीईआरटी के थ्रू सेंटर को असिस्ट करना ऑन पॉलिसी, किसके? ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन। मतलब किस लिए असिस्ट करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को? इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जितने भी फैसले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसमें असिस्टेंट का काम, उन फैसलों के लिए एज एन असिस्टेंट के तौर पर उनको गाइड करेगा। कौन? एससीईआरटी गाइड, एनसीईआरटी गाइड करेगा। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई इसके? टू अंडरटेक, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, उसमें क्या करना? प्रमोट करना, उसमें जो रिसर्च को प्रमोट करना, रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, और रिसर्च, ये इसका एक क्या था, मेन एम था। प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक को पब्लिश करना। ठीक है, मॉडल टेक्स्ट बुक कौन पब्लिश करता है? देखा होगा आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को, ये भी एनसीईआरटी करता है। सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड डेवलप्स एजुकेशनल किट्स वगैरह को डेवलप करने का, ये सारा का सारा काम किसका था? ये किसका काम, किसको दिया गया? काम सारा का सारा एनसीईआरटी को दिया गया। ठीक है, और ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना टीचर्स को, ये भी किसको दिया गया काम? एनसीईआरटी को। डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, नई नई टेक्निक्स को किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, नई नई टेक्निक्स किस तरह से इजाद करनी है, वो भी का उसको, उसकी जिम्मेवारी भी किसको दी गई? इन्हीं को दी गई। कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओ एंड द अदर एजुकेशनल institution act as a clearing house for the ideas, information in matters related to the school education. ठीक है, and acts as a nodal agency for achieving the goals of the universalization of elementary. तो ये सारे के सारे जितने भी जिम्मेवारी थी, ये किसको दी गई थी भाई? एनसीईआरटी को दी गई थी। ठीक है, और क्या एक और जो था इनका, जैसे कि जैसे कल्चरल एक्सचेंज के लिए की जिम्मेवारी किसको दी गई? जैसे हम क्या जाते हैं एज एन कल्चरल एक्सचेंज में, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हैं, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा यदि फॉरेन जाता है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, वो वाली जिम्मेवारी भी किसको दी गई? एनसीईआरटी को। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारा डेलीगेशन इंडिया से जाएगा या इंडिया जो भी डेलीगेशन आएगा, वो सारी की सारी जिम्मेवारी उसको मैनेज करने की, कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेवारी किसको दे दी गई? एनसीईआरटी को दे दी गई इसके थ्रू। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बारे में कुछ एक हमने देखा। इसके बारे में हम बात करते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन की, एनएलएम की, जो 1988 में शुरू किया गया। इसका टारगेट क्या था? इसने क्या किया? 80 मिलियन लोगों को क्या किया? एजुकेट किया, जिनकी 15 से 35 साल के बीच जो लोग आते थे उनको लिटरेट किया। ठीक है, तो एनएलएम का मतलब ये नहीं है कि भाई एनएलएम मीन्स नॉट ओनली लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। इसका सिर्फ एक मोटो ये नहीं था कि लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाना तक ही नहीं था ये सीमित। इसमें क्या करना, लोगों को ये भी बताना था भाई कि आप लोग क्यों, मतलब लोगों को अवेयर कराना एजुकेशन के बारे में, मतलब अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डिप्राइव्ड एंड हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स चेंज। मतलब लोगों को ये बताना कि आप लोग इन कारणों से भाई पीछे रह गए हैं। ठीक है, मतलब लोगों को अवेयर कराना एजुकेशन के लिए, आप एजुकेशन की वजह से पीछे रहे, किस वजह से आप पीछे रहे, उनको उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना, ये भी किसका काम था? नेशनल लिटरेसी मिशन का काम था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 17 अगस्त 1995 को ये इस्टेब्लिश हुआ, ये वाला। ठीक है, 1973। इससे पहले क्या था? 1973 में, बेसिकली 1973 में शुरू की हुआ था। ठीक है, पर उस समय क्या था भाई? द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इन इट्स प्रीवियस स्टेटस सिंस 1973 वाज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स पर्टेनिंग टू टीचर एजुकेशन। ठीक है, इससे पहले क्या थी? एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रहा था ये। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रहा था ये।
ठीक है, कौन, एनसीईआरटी। जब इसको एक्चुअली इस्टेब्लिश नहीं किया गया था किसी लॉ या किसी एक्ट के थ्रू, जब तक इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, उससे पहले क्या था, जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी था ये, जो स्टेट और सेंटर को क्या करता था, एडवाइज करता था। ठीक है, किन मैटर पे, मैटर्स रिलेटेड टू टीचर, जो भी टीचर से रिलेटेड मैटर्स थे उनके ऊपर स्टेट और सेंटर को गाइड करता था। फिर इसको एक्चुअली कब इस्टेब्लिश किया गया, 17 अगस्त 1995 को इस्टेब्लिश किया गया। किसने इस्टेब्लिश किया, एनसीईआरटी ने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, ये देखिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द परस्यूएंस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के थ्रू इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो ये वाला एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कब इसको इस्टेब्लिश किया गया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई इसके, एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के क्या थे, प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड एंड प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, अब किस तरह से एक टीचर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे आप बीएड करते हो या कुछ ऐसे कोर्सेज करते हो जिसके थ्रू आप टीचर बनते हो। ठीक है, उन टीचर्स को किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा भाई, एनसीटीई इन चीज़ों, इन मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेगा, उनका करिकुलम वगैरह सेट करेगा। ठीक है, और उनके लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स भी कौन सेट करेगा, वही एनसीटीई हमारा सेट करेगा। ये सारा का सारा काम किसको दिया गया, एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को ये सारा का सारा काम दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम, बात इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक बार थोड़ा सा रीडिंग से मारना चाहते हो तो मार सकते हो इसमें। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जैसी चीज़ें मैंने आपको बता दी गई है। इसके बाद आते हैं लिंगधु कमेटी, कब इस्टेब्लिश की गई, 2005 में लिंगधु कमेटी इस्टेब्लिश की गई। ये क्या थी, एक 6 मेंबर कमेटी थी जिसको फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर जीएम लिंगधु हेड कर रहे थे। ठीक है, किसने अपॉइंट की थी, एमएचआरडी ने अपॉइंट की थी। ठीक है, ऑन द एमएचआरडी ने अपॉइंट की थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने की थी, किसकी डायरेक्शन पे, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे 2005 में। क्या काम था इनका, ये क्या करना चाहते थे, दे हैड टू स्टडी ऑन द डाइवर्स स्पेसिफिक्स ऑफ स्टूडेंट यूनियन, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके चलूँ, यदि मैं, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस। ठीक है, तो स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो उनके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनको स्टडी करना मेन मोटो इसका मेन मोटो था। आफ्टर इट्स रीजनल मीटिंग्स फॉर पब्लिक डिस्कशन इन चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एटसेट्रा एंड कंसीडरिंग द व्यूज ऑफ वेरियस पार्टीज इन 2006 द कमेटी सबमिटेड। तो क्योंकि इसने रिपोर्ट 2006 उसके बाद 2006 में क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। तो मेनली इसको याद रखना आपने, किससे रिलेटेड है ये, जो इलेक्शन है। ठीक है, स्टूडेंट इलेक्शन के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, इनसे रिलेटेड लिंगधु कमेटी को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया एमएचआरडी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। ओके, इसके बाद बात करते हैं राघवन कमेटी ऑन एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, राघवन कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। ठीक है, 25 मार्च 2007 को इसको एस्टेब्लिश किया गया। कौन थे इसे, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड आर.के. राघवन कमेटी इन इंटरेस्टेड टू मॉनिटर द मेजर्स टू प्रिवेंट द रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। 25 मार्च 2007 को इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को बिठाया था। ठीक है, क्या क्या बोला भाई इसने, सेटअप एंटी रैगिंग सेल को सेटअप एट सेंटर एंड स्टेट लेवल पे क्या होना चाहिए, एक एंटी रैगिंग सेल होना चाहिए। तो देखिए, टू सेटअप एंटी रैगिंग सेल हुज रिकमेंडेशन इज दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी ऑन एंटी रैगिंग। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेटअप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सेटअप किया जाना चाहिए, एंटी रैगिंग सेल सेटअप की जानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए रैगिंग के अगेंस्ट। ये सारा का सारा किसने कहा, ये एंटी रैगिंग कमेटी ने कहा। एनसीईआरटी एससीईआरटी स्कूल बुक्स टू इंक्लूड चैप्टर ऑन रैगिंग। एनसीईआरटी और स्टेट एससीईआरटी में क्या होना चाहिए भाई, एंटी रैगिंग से रिलेटेड चैप्टर होने चाहिए। ठीक है, कॉलेज टू ऑर्गेनाइज इंटरैक्टिव सेशन, कॉलेज ऑर्गेनाइज करे जूनियर और सीनियर्स के बीच, ताकि जो रैगिंग को कम से कम किया जा सके। तो इस तरह से क्या था, जो राघवन कमेटी थी किस रिलेटेड थी, एंटी रैगिंग से हमारे रिलेटेड थी ये कमेटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने इन जो सीक्वेंस ऑफ ये वीडियोस आपने देखी, इसमें हमने क्या कर दिया है, एजुकेशन जो कमीशन थे, ठीक है, एजुकेशन कमीशन थे, ठीक है, एजुकेशन कमीशन वाले सेक्शन को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। एजुकेशन कमीशन वाले थ्योरी वाले सेक्शन को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उसमें क्या होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे सीरीज में। कम से कम जितना ज़्यादा हो सके हम उतना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो और बेटर हो सके। तो आपने मीन टाइम में क्या करना है, जो ये पीडीएफ इसको अच्छे से रिवाइज करना है, इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स के नोट्स बना देने हैं और इनको बिल्कुल
अच्छे से याद करना है और उस नॉलेज के बेसिस पे जो हम आगे आपके लिए एमसीक्यू लेके आएंगे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो जितनी भी आपको वीडियो बनाई ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रही होंगी। यदि बेनिफिशियल आपके लिए रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी अपनी पढ़ाई में जो है हेल्प मिल सके। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।